नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, चले राजनीतिक तीर, किसकी हार या जीत। उत्तराखंड में साल 2023 की विदाई के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है और माना जा रहा है कि राज्य में 1.5 महीने बाद कभी भी लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां प्रभारी बदलने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर भाजपा की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं भाजपा ने इसकी काट में कई रणनीतियों पर मंथन भी शुरू कर दिया है और इस मंथन से अमृत निकले, इसके लिए 28 और 29 दिसंबर को काशीपुर में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। पहले दिन सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी, जबकि दूसरे दिन जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री प्रकोष्ठों के साथ प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक की बैठक होगी और बैठक में राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य की सभी लोकसभा और सीटों में 51% मत प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है और इसके लिए बूथ स्तर पर रणनीति बनाई गई है। बूथ पदाधिकारियों को नए मतदाता बनाने के साथ ही उनसे संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दे दिए गए और इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड में पहली बार मतदाता बने युवाओं के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले इन सम्मेलनों को मोदी समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन नाम दिया गया है। इन सम्मेलनों में पहली बार मतदाता बने युवाओं को शामिल किया जाएगा और ये वो युवा होंगे जिन्होंने अभी तक भाजपा की सदस्यता नहीं ली है या फिर अभी तक उनका पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है। भाजपा का कहना है कि बड़ी संख्या में युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और इसको देखते हुए पार्टी के नेता इन युवाओं से संवाद कर इनके लिए सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। भाजपा की पूरी कोशिश है कि प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सके। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि जनता भाजपा को अब समझ चुकी है और इस बार सबक सिखाने की तैयारी में है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। लोकसभा चुनाव के लिए समय अब बेहद कम रह गया। किसी भी वक्त उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता। समय की नजाकत को समझते हुए सभी दलों ने चुनावी तैयारियों के लिए कमर कस ली। कांग्रेस ने जहां प्रभारी बदलने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर भाजपा की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है, तो वहीं भाजपा ने इसकी काट में कई रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। इस मंथन से अमृत निकले, इसके लिए 28 और 29 दिसंबर को काशीपुर में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। पहले दिन सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी, जबकि दूसरे दिन जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक की बैठक होगी। बैठक में राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने पर मंथन किया जाएगा। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि जनता इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी बैठक है, वो पिछले 3-4 महीने के कार्यक्रमों की समीक्षा की बैठक है वो, और आगामी कार्य योजना को किस प्रकार से धरातल पर उतारने का हम स्वरूप निर्धारित करेंगे। तो उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय भी हैं, सुशासन दिवस के विषय हैं, वीर बाल दिवस के विषय हैं और भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से अलग अलग समय पर आयोजित किए हुए सम्मेलनों के भी समीक्षा के विषय हैं। कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर आप ले लीजिए तो हमने सभी जिला सम्मेलन जो है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में संपन्न कर लिए हैं। देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलन शीघ्र होने वाले हैं। हम अब ब्लॉक स्तर पर जो है सम्मेलन करने की ओर बढ़ रहे हैं। सभी प्रकोष्ठों को हमने चाक चौबंद कर लिया है। बूथ इकाइयों को हमने पुनर्गठित करने का काम किया है और जो कमियां हैं, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है, निश्चित तौर पर उस पर हम कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है और अब भाजपा एक बार फिर हैट्रिक मारने की तैयारी में लगी हुई है।
भाजपा ने राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में 51% मत प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए बूथ स्तर पर रणनीति बनाई गई है। बूथ पदाधिकारियों को नए मतदाता बनाने के साथ ही उनसे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड में पहली बार मतदाता बने युवाओं के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया। हर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले इन सम्मेलनों को मोदी समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन नाम दिया गया है। इन सम्मेलनों में पहली बार मतदाता बने युवाओं को शामिल किया जाएगा। ये वे युवा होंगे जिन्होंने अभी तक भाजपा की सदस्यता नहीं ली है या अभी तक उनका पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं। देखिए, देश भर में ऐसे लाखों युवा हैं जो किसी दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का समर्थक लोग हैं। सारे ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी को जोड़ने का एक कार्यक्रम प्रदेश भर में चला रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा को भाजपा की ओर से सभी जिलों में ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के समर्थक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए सम्मेलन करने के लिए कहा गया है। भाजपा जो ये नए मतदाता बने जो बच्चे हैं उनका सम्मेलन करने जा रही है, तो मैं आपसे कह देती हूँ कि भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया और आज आपने जो सेना में भर्ती हुआ करती थी उसको भी अग्निवीर नाम देकर के आपने जो है लोगों से, बच्चों से जो है हमारे युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया। और एक लंबी चौड़ी जो आप बेरोजगारों की फौज खड़ी करने जा रहे हैं जो अपने आप में निंदनीय है। देखिए, आज का युवा जाग गया है, उसे मालूम है कि भाजपा ने सिर्फ उनके जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में साल 2023 की विदाई के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में सभी दलों की तैयारी तेज हो गई। हालांकि भाजपा तमाम विपक्षी दलों को तैयारियों के लिहाज से पीछे छोड़ गई है और अब इन्हीं तैयारियों को धार देते हुए भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि तमाम दलों को तैयारियों का क्या परिणाम देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज देवभूमि के दंगल में करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और उमा सिसोदिया जी हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी की ओर से, और पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में करूंगी। शीशपाल जी, चुनावी शोरगुल और मुद्दों पर सियासत फुल, ये साफ तौर पर उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्षी बीजेपी पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों से दूर हटकर बीजेपी कुछ ऐसे काम कर रही है जो सिर्फ उसके चुनावी फायदे के लिए है। कल भी हमने डिबेट किया था तो मुद्दा यूसीसी को लेकर था, जिसमें विपक्षी एक ही बात कर रहे थे कि ये कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको फायदा चाहिए, बल्कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं जिनको दरकिनार किया गया। जिन चीजों को लेकर प्रदेश का गठन हुआ था उन मुद्दों को भुला दिया गया या फिर हाशिए पर कर दिया गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या बीजेपी को आप, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अब जनता समझ चुकी है और अब सबक सिखाने की तैयारी में है, तो लोकसभा चुनाव में हालांकि अभी तो 5 सीटों पर बीजेपी ही काबिज है, आपको लग रहा है कि जनता कोई सबक सिखाएगी या विश्वास फिर से उन्हीं पर दिखाएगी? निश्चित तौर पर गरिमा जी, भाजपा कोई भी कदम उठाती है, कोई भी कार्यक्रम करती है तो उसका मकसद यही है, एकमात्र चुनाव जीतना। भाजपा ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे और पूरे साल जो है चुनावी मोड में रहती है। अब जो है युवा सम्मेलन हो रहे हैं, नए मतदाताओं को जो है आप सम्मेलन के माध्यम से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मतदाता 2014 में भाजपा के झांसे में आए, उन्होंने 2019 में जो है भाजपा को वोट दिया, वो केवल न्यू इंडिया के नाम पर, कि जो है काला धन जो है विदेशों से लेके आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 30 रुपए का डीजल पेट्रोल मिलेगा, मोबाइल डाटा जो है फ्री में मिलेगा। और आज देखिए क्या है, मोबाइल डाटा जो है सबसे महंगा है। आप देखिए, न काला धन आया, न 30 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ, न 2 करोड़ रोजगार मिले। उल्टा उत्तराखंड में ही पलायन आयोग की रिपोर्ट ही कहती है 270 लोग प्रतिदिन पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो राज्य में, और आज भी आप चले जाइए, यहाँ पर बेरोजगार जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वो नौकरियां बेचने के आरोप सरकार पे लगा रहे, सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं। सरकार इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही रोजगारों के मांग पे जो है सीबीआई जांच करवा दे। भाई, जब आप दूध के धुले में तो आप सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? और अग्निपथ योजना का
तो भारी विरोध इस राज्य में है, क्योंकि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा युवा जो है सेना में जाने के सपने देखते थे, देश सेवा का सपना देखते थे, वो भी जो है इन्होंने उनसे छीनने का काम किया। तो भारी आक्रोश युवाओं में है और यहाँ पर महिला अपराधों की तो बाढ़ आई गई। 21-22 में एनसीआरबी का डाटा, आरटीआई का डाटा कहता है कि जो है 872 जो है बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ रेप हुए। और अब जो 22-23 का डाटा आ गया एनसीआरबी का, वो तो और भी भयावह है। वो कह रहे हैं कि हम महिला अपराधों में पूरे हिमालयी राज्यों में नंबर 1 हो गए हैं, 905 रेप केस। बताइए आप, तो किस ओर हम जा रहे हैं? तो मातृशक्ति लगातार जो है कानून व्यवस्था का हवाला देकर के सीबीआई जांच बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में, फिर कभी देखा हमने अभी इसी महीने ऋषिकेश में एक और बेटी जो है विनीता भंडारी को हमने गंवा दिया। बताइए 13 दिन बाद उसकी जली लाश मिलती है। पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ? तो इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। विकास बिल्कुल ठप हो गया। पूरे प्रदेश के विकास पे क्या बात करें? आप स्मार्ट सिटी देहरादून को देख लीजिए, आप बताइए स्मार्ट सिटी में 2018 से लेकर अभी तक जो है अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। जो पैसा लगाया वो पता नहीं कहाँ किस नाली में बह गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की जो मुसीबतें हैं वो कम जो है होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री हो, शहरी विकास मंत्री हो, कई बार समीक्षा की बात कर चुके हैं, लेकिन भाई उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? आपने अभी तक किसी की जो है जिम्मेदारी तय नहीं की कि भ्रष्टाचार के लिए दोषी कौन है। और पूर्व मुख्यमंत्री आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, तीरथ सिंह रावत जी हो, वो सरकार के कामकाज पे लगातार उंगली उठा रहे। वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी तो यहाँ तक कह चुके कि ऐसा विभाग कोई नहीं जिसमें 20% 40% कमीशन के बिना जो है कोई काम होता हो। यही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो जब सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता शीर्ष पे रहे हुए लोग ही जो सरकार पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता निश्चित तौर पर इस भ्रष्ट सरकार को इस बार उखाड़ने का मन बना चुकी है। ठीक है। युवा निश्चित तौर पर आक्रोशित है। मातृशक्ति भी लगातार जो है सरकार से जवाब मांग रही है कानून व्यवस्था पर। और कांग्रेस की तैयारी की आप बात करें अगर गरिमा जी, तो हम लगातार जो है बूथों को अपना मजबूत कर रहे हैं। हमने अभी पूरे प्रदेश में जो है जिला सम्मेलन निपटाए, हरिद्वार और देहरादून के जिला सम्मेलन शीघ्र होने वाले हैं। हमने अपने फ्रंटल संगठनों को जो है पुनर्गठित करने का काम किया, ब्लॉक इकाइयों का हमने गठन किया और पहली बार हमने जो है केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जो है ब्लॉक और बूथ के बीच में हमारी कोई इकाई नहीं होती थी। 1170 नए मंडलम का गठन करने का हमने काम किया है। और अब हमारे ये सम्मेलन जो है नीचे जो है ब्लॉक की ओर जाएंगे, नीचे बूथ की ओर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कोई कसर हम जो है इस चुनाव में नहीं छोड़ेंगे। और सरकार की जो नाकामियां है, जो जन विरोधी नीति है, अभी भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर ही आप देख लीजिए, जिस दिन राज्य के आंदोलनकारी संगठन, ये तो हर चुनाव में होता है ना, ये तो हर चुनाव में मुझे लगता है। अब तो बेचारी कांग्रेस या विपक्षी दल, कांग्रेस को मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि उत्तराखंड में फिलहाल मुख्य विरोधी दलों में कांग्रेस ही आगे नजर आती है और हर बार वही बातें सामने आती कि अब इस बार हम इनका काला चिट्ठा जनता के सामने खोल देंगे, लेकिन जनता को तो वो नजर नहीं आता। जनता तो पूरा विश्वास दिखाती है और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत दिला देती है। तो सवाल तब उठ जाते कि भाई आप अपनी बात कह पाने में सही साबित नहीं हो पाए या फिर आप काला चिट्ठा नहीं खोल पाए। देखिए ना गरिमा जी, देखिए जीत हार तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं हिमाचल कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी जीत भी हासिल की। हमने जो वो राज्य इस समय आपने देखा सुदूर दक्षिण का जीता, जहां जो है हमने क्षेत्रीय दल को हराने का काम किया। लेकिन तो सर आपने उन राज्यों को खोया भी जहां पर आपकी अपनी सरकार थी, जहां पर आपकी अपनी सरकार थी, आपने उन राज्यों को खोया भी। ये भी बड़ी बात है। मैं मानती हूं आपने दक्षिण में अच्छी शुरुआत की है, लेकिन ये देश का चुनाव आ रहा है। आपको अगर मुझे लगता है इस बात को ध्यान रखना होगा। ऐसा लग रहा था जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जैसे बंटवारा सा हो क्या हो दलों के बीच में, क्योंकि दक्षिण भारत में तो आप खूब मजबूत नजर आते, लेकिन उत्तर भारत में जब तक मजबूती नहीं होगी तब तक सर लोकसभा को मतलब असर कर पाना इस चुनाव में कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर आपके पास लौटेंगे, ठीक है, आपकी ओर से कोशिश जारी है और कोशिश की जानी चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ठीक है सर, आएंगे। अभी रविंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका। राजेंद्र पंत जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका भी। अब रविंद्र जी से ही पहले शुरुआत कर लेते हैं, हालांकि मेहमान और पहले से हैं लेकिन उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। रविंद्र जी,
कांग्रेस कह रही है, आपके मुख्य विपक्षी दल है, अगर बात करें लोकसभा के लिहाज से कह लें और या फिर प्रदेश में भी हम कह लें, 5 सीटें, 5 पर फिलहाल आप काबिज हैं और इस बार विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार तो हम काला चिट्ठा खोलकर रख देंगे, जनता अब सबक सिखाने के मूड में है और जनता दिखाएगी इनको। क्या लग रहा है आपको? एक तरफ आप युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपके विपक्षी अलग रणनीति बना रहे हैं आपको हराने की। विपक्ष अपनी क्या रणनीति बनाता है, किस आधार पर कौन से तरीके से चुनाव लड़ेगा, वो उसका अपना स्ट्रेटजी है। वो क्या उनका संगठन या क्या उनके नेता उन्हें बताते हैं किस उस पर चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है, हम 2024 में माननीय मोदी जी को लेके, उनकी गारंटियों को लेके और किए हुए विकास कार्यों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता कहीं ना कहीं हमें लगातार इसका आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को जीत के रूप में दे रही है। सर माफी के साथ रोक रही हूँ, आप पूरा करिएगा। मेरा एक सवाल और जोड़ते जाइए क्योंकि आपसे ही सवाल है, इसलिए मैंने आपको रोका। एक सवाल ये भी है कि देखिए, बड़ी बात यह है कि आपके विपक्षी कह रहे हैं कि आप सिर्फ चुनावी लिहाज से जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, आपको प्रदेश की कोई फिक्र नहीं सता रही, आप सिर्फ वोट बैंक के लिए चीजों को कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े आपके यूसीसी के मुद्दे हों या फिर अन्य चीजें। आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके विपक्षी, और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनके लिए राज्य का गठन हुआ था, जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था, उन मुद्दों को ही दरकिनार कर दिया गया है। क्या उत्तराखंड से पलायन या बेरोजगारी या फिर जो और समस्याएं हैं, पहाड़ों पर जो समस्याएं हैं, यहां तक कि स्थायी राजधानी तक आज तक जिस प्रदेश को ना मिल पाई हो, उस प्रदेश को प्रयोगशाला बनाने का आरोप भी लगाते हैं आपके विपक्षी दलों के लोग। तो ये मुद्दे क्या हल हुए, इस पर भी बताइए सर, कि क्या बीजेपी ने किया है, क्यों जनता आप पर विश्वास करे? गरिमा जी देखिए, हाँ। आपने बहुत सारे सवाल उठाए, अच्छी बात है। मुद्दे थे कई सारे, सवाल एक ही था। हाँ। हम काम करते हैं इसलिए हमारे से सवाल पूछे भी जाते हैं। बिल्कुल, आप सत्ता में हैं। इसका धन्यवाद है। और जनता हमारे से जितने सख्त सवाल पूछेगी आपके द्वारा, आपके माध्यम से, हमें और उतना अधिक काम करने का बल मिलेगा। मैं छोटी सी बात से अपनी कहता हूं कि आप ये लगाइए गरिमा जी, इस पहाड़ के अंदर आज जिस गति से विकास हुआ है, आज तीर्थाटन को लेके कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पे दर्शन को आए, क्या उसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिला? टैक्सी वालों को, रेडी वालों को, फल वालों को, होटल वालों को, तमाम ऐसे गैर सरकारी सरकारी काम करने वालों को, सबको फायदा मिला। दूसरी बात मैं आता हूं, जिस प्रकार से हमारे हाईवेज बन रहे हैं इस प्रदेश के अंदर एक दूसरे को टच करने के लिए, क्या उससे इस प्रदेश के लोगों को जिले से जोड़ने में और यहां नए उद्योग आने में क्या लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिस प्रकार से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का काम चल रहा है और इस बीच में 13 जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वो इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है। मैं परसों अखबार के माध्यम से पढ़ रहा था, ये हमारे विकास का रूप है। मैं छोटी सी बात बताऊंगा, देखिए, जिस समय माननीय अटल जी केंद्र में आए थे, तो अटल जी से पहले इस पूरे देश में सिर्फ ओनली ऑन वन सिंगल एम्स था। ये कांग्रेस की उपलब्धि थी, कांग्रेस और विपक्ष की सिर्फ एक। रविंद्र जी, आप ठीक है, आप अपने, अब मैं टोकूंगी तो आप कहेंगे मैं आपको रोक रही हूँ। अब 2 एम्स लेकर आए। अब मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे कि मैं आपको रोक रही हूं। लेकिन बात यह है कि देखिए, ठीक है, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, मैंने क्या कहा, बहुत छोटी बात है, जिनसे समस्याओं से परेशान होकर उत्तराखंड बनाया गया था। राज्य आंदोलनकारी जिन मुद्दों पर कई बलिदानी हो गए, कितनों ने अपना बलिदान दे दिया, क्या उन समस्याओं मैंने आपको गिना दी जिसमें आपने कहा कि बहुत सारी चीजों पर आपने सवाल कर दिया। अब आप सोचिए, आप उन सारे सवालों से बचकर आप एम्स गिना रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो उन सवालों का जवाब दीजिए ना। ठीक है, आपने काम किया तभी तो आप सत्ता में बैठे, लेकिन जो नहीं हुए, जो बहुत जरूरी थे, उन पर बात करने से क्यों बचना? गरिमा जी, आप राजधानी गैरसैंण बनाने की बात करते हैं। हाँ। क्या गैरसैंण तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें नहीं चाहिए? क्या एयर कनेक्टिविटी गैरसैंण राजधानी होने के लिए नहीं चाहिए? क्या गैरसैंण तक पहुंचने के लिए जो है बेहतरीन वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए? वो कैसे पहुंचेगा? सबसे प्रमुख काम है सड़क। अगर किसी क्षेत्र में अगर सड़क नहीं पहुंचती, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, कहीं का विकास नहीं हो सकता।
इसको लेके जिस प्रकार से मैं मूल बात पे फिर आ रहा हूँ। मुझे आपको रोक दिया था जब माननीय अटल जी सरकार में पहली बार आए थे, उससे पहले पूरे देश भर में सिर्फ 500 किलोमीटर हाईवेज थे। आप मेरे फैक्ट चेक को चेक करवा सकते हैं। आज हमारे हाईवेज की संख्या देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ा हाईवे होने का रिकॉर्ड आज हमारे पास है। सबसे ठीक है, मैंने कह दिया बीजेपी बहुत काम कर रही है, बीजेपी केंद्र में खूब काम कर रही है। मैं फिर टोकूंगी आपको। मैंने कब कहा कि ऐसा नहीं है? मैंने तो नहीं नकारा इस चीज को, लेकिन बात है आपने उत्तराखंड की इन समस्याओं को हाशिए पर क्यों रखा? उत्तराखंड में पलायन तो जस का तस है सर। आप कह रहे 4 एम्स आपने बना दिए, ठीक है, आप लोगों का इलाज कर देंगे, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन क्या पलायन समस्या नहीं है? क्या लोग बेरोजगार नहीं है? क्या भू कानून, मूल निवास जैसे मुद्दों पर ये जो स्वाभिमान रैली निकल रही है, ये आपको खिलवाड़ लगता है क्या? जी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। मेरे उपलब्धियां गिनाने से आगे बढ़िए सर, उपलब्धियां गिनाने से आगे बढ़िए, समय व्यर्थ नहीं होता है। देखिए सुनिए, हाँ। देखिए हमारे प्रदेश में एक भी एम्स नहीं था, आज 2 एम्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एक एम्स के लिए और काम चल रहा है। आप पलायन रोग की 2008 से 18 की रिपोर्ट देखेंगे, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट है। 8 मार्च 2023 को रिपोर्ट जारी हुई थी अमर उजाला के अखबार में। मैं अमर उजाला अखबार को भी कोट कर रहा हूँ। उसकी रिपोर्ट का हवाला ये था कि 1,28,981 लोग 8 से 18 तक विस्थापित हुए पहाड़ों से, और 18 से 22 तक 28,531 लोग पलायन हुए। हमारी पलायन की गति को रुकी है। और दूसरी बात एक और कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा पलायन खत्म हो गया, पलायन हो रहा है, लेकिन प्रदेश का प्रदेश में हो रहा है। पहले यहां से पलायन सीधा दिल्ली, बेंगलोर। सर क्या मतलब इस चीज के भी कोई आंकड़े होते हैं? ये नई चीज निकल कर आई है। जी देखिए, मैं हाँ उमा जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। उमा जी आ रही हूँ। लेकिन पलायन की गति को बहुत ज्यादा, आप 5 साल में देखिए 18 से 22 तक 28,531, और वो 8 से 18 तक 1,18,981। ये पलायन आयोग की रिपोर्ट है। अब अगर ये इनके पास कोई अपने आंकड़े इन्होंने कांग्रेस ने बनाए हुए, तो ठीक है, वो अपने आंकड़े कहीं भी कह सकते हैं। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, आंकड़े तो देखिए सबके अपने होते हैं, हर दल अपने अलग आंकड़े लेकर बैठता है, तो इन आंकड़ों पर जाइए, लेकिन जब जनता के बीच आप निकलेंगे ना, तो अलग आंकड़े और अलग तस्वीर आपको दिखाई देगी। ठीक है, अखबार भी कोट किया है, ठीक है, निवारण आयोग की रिपोर्ट भी कोट किया। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी उमा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी की ओर से है। उमा जी बहुत स्वागत आपका भी। उमा जी, पलायन तो हो रहा है, राजेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन भाई अपने प्रदेश से अपने प्रदेश में ही हो रहा है, दूसरे प्रदेश में नहीं जा रहे हैं। यानी मैदानी क्षेत्रों में हमने विकास कर दिया, आप पहाड़ी इलाके वाले मैदानी क्षेत्रों में आकर काम करें। पहले तो ये कि ये पलायन अपने ही प्रदेश में हो रहा है, ये सुनिश्चित कैसे हुआ? मतलब क्या ऐसे मैं इस बारे में शायद जानकारी नहीं रखती। रवि भाई को बहुत ध्यान से सुन रही थी। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई सड़कों को लेकर। ठीक है, सड़कों का जाल आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस महापुरुष का नाम भी बोल देते, नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने सड़कें बनाई। उनको तो आपने संसदीय समिति से भी बाहर कर दिया, जो प्रधानमंत्री का चुनाव करती है कि प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए। मोदी जी इतना घबरा गए नितिन गडकरी जी के काम से कि उन्होंने सबसे पहले तो समिति से बाहर किया कि मेरा नाम। आप इंटरनल मैटर पर बोल रही है बीजेपी के, ये इंटरनल मैटर काम तो दिखाई देता है बीजेपी का, वो उसी काम को करने वाले नेता को आपने निकाल के बाहर कर दिया। ये तो आपकी तारीफ है बीजेपी की। चलिए कोई बात नहीं, वो आपके अपने घर का मैटर है, आप किसी के काम का श्रेय कौन लेता है। हाँ। दूसरा, रवि जी ने कहा कि पलायन जो है वो अब कम हो गया है, और अगर हो रहा है तो अपने ही क्षेत्र में है। गरिमा जी, हम बार बार चर्चा करते हैं, बहुत बार इस चैनल पे भी हम लोगों ने चर्चाएं की है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उत्तराखंड, पलायन हो रहा है हमारे अपने लोगों का, और वहां पर जाकर बस रहे हैं दूसरे लोग। आपने आंकड़ा तो बता दिया कि 100 उतरे और 80 वापस चढ़ गए, 20 बचे जी, वहां पे 20 ही लोगों का पलायन हुआ। पर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो गया, आज हमारे उत्तराखंड के गांव तक में लोग पहुंचने लगे हैं, और हमारी चिंता का विषय बना हुआ है, पूरे प्रदेश की चिंता का विषय बना हुआ है कि उत्तराखंड की जो एक पहचान है वो खत्म होने के कगार पर है। धीरे धीरे इतने ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर हो गए हैं, और हम बार बार इस पर चिंता प्रकट करते हैं कि उत्तराखंड के लिए ये स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। इस पर बीजेपी कुछ नहीं कहती। बीजेपी ये कहती है कि पलायन कम हुआ। मैं कहती हूँ 100 उतरे और 80 वापस चले गए। वो 80 कौन गए हैं, पहले एक बार आप उनको भी तो देख लीजिए। आप जगह, मतलब आपको पता है, सब लोगों को हिंदुस्तान में अपना आधार कार्ड बनवाना,
अपना राशन कार्ड बनवाना, ये सब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली ये सब चीजें हो जाती हैं। और इन्हीं मुद्दों से परेशान होकर आज उत्तराखंड जो है भू कानून की मांग करता है, उत्तराखंड जो है मूल निवास की मांग करता है, क्योंकि वाकई में जनता त्रस्त हो गई है। और बीजेपी अपने शब्दों की बाजीगरी में, अपने आंकड़ों की बाजीगरी में सिर्फ जो मूल मुद्दे यहाँ के हैं उनको छुपाने का प्रयास करती है। आप आंकड़ों पर बात करते हैं कि पलायन रुका, हम कहते हैं कि पलायन, किनका पलायन हुआ, कौन उतर के नीचे आ गए और कौन ऊपर चढ़ गए, इस पर भी तो नजर रखिए कि किस तरीके से उत्तराखंड यहाँ पर चेंज हो रहा है। हमारी चिंता का विषय ये है, हमारी चिंता का विषय है कि हमारे जो मूल निवासी यहाँ पर हैं उनको क्यों अपना गांव छोड़कर या अपने आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर, जहां पर सरकार को नौकरी देनी चाहिए थी उनको वहीं पर रोकने के प्रयास करने चाहिए थे, उनको छोड़कर वो नीचे उतर रहे हैं, वो तराई में आते हैं। और यहाँ से काफी लोग जो है, मैं कहना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग गाँव तक पहुंच गए, ऊपर तक पहुंच गए हैं। तो ये स्थिति उत्तराखंड के लिए गंभीर चिंता का पर्याय इस समय हम सभी के लिए बन चुकी है। मैं समझती हूँ कि बीजेपी के साथ रवि जी कहते हैं कि हम लोग सत्ता में हैं तो हमसे प्रश्न पूछिए, हम लोग जवाब देंगे इसका। तो हमारा प्रश्न आप ही से है, आप इस समय सत्ता में है, जनता ने आपको चुना है, तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि जनता के जो ये चिंताएं हैं इनको आप लोग दूर करें। और ये जो स्थिति बिल्कुल, और खास और मेहमान भी लगातार बने। थपलियाल साहब के साथ में शुरुआत करते इस बार। थपलियाल साहब, चुनावी शोरगुल तो अब शुरू हो चुका है, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक आने को है, बस थोड़ा ही वक्त बचा है और सभी दलों की तैयारियां भी अब जोरों शोरों पर चल रही हैं। लेकिन जो विपक्षी हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब इस बार गठबंधन में है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, आप जानते होंगे। यूकेडी का स्टैंड क्या है और यूकेडी को लग रहा है कि इस बार जनता कोई सबक सिखाएगी, या क्योंकि युवा जो है, युवा वोटर बहुत है और युवाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी नया प्लान बना रही है। क्या लग रहा है कि उत्तराखंड का क्या स्टैंड होने वाला है? तो राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। हाँ। राजनीति और जनता अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं इस समय। उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति बिल्कुल आईसीयू में जा चुकी है। उत्तराखंड को अपने पांव में खड़े होने के लिए भगीरथ प्रयास करने पड़ेंगे। हमने देखा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने जो कुछ गिनाया वो केंद्र द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे जो भी प्रोजेक्ट, चाहे एम्स हो, ये तमाम जो चीजें हैं ये केंद्र द्वारा उत्तराखंड को दी हैं। वो कुछ भी ये नहीं बता सके कि इस सरकार ने, राज्य सरकार ने उत्तराखंड के लिए क्या किया। केवल तमाशाओं के अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आया। किस तरह से हमारे संसाधन माफियों द्वारा लूटे जा रहे हैं, हम मूक दर्शक बनकर देखने के लिए विवश हैं। अब बात आती है कि हमने इस राज्य लिया था, हमारा सपना था और हमारे पास एक मॉडल था बगल में हिमाचल का। जिस तरह से हिमाचल की आर्थिकी उसके खेत खलियानों से शुरू होकर उसके हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अपने पांव में आज तक खड़ी है और वहां पलायन नहीं हो रहा है, वो चीज हमारे किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं देख पाए। और हमारे उत्तराखंड में, अभागे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश की लूट संस्कृति हमारे नेता यहां लेके आ गए। यहां माफिया प्रस्त राजनीति का उदय हुआ और उस उदय में जो जनता थी वो पीछे जाते 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 चौराहे पे आज नंगी भूखी खड़े होकर आखिरी चीज मांग रही है कि मुझे मूल निवास, मेरे को मेरी पहचान दो। आज विवश हो गया उत्तराखंड का युवा अपनी पहचान के लिए। वो भूल गया है कि मैं इतने बड़े संसाधन का मालिक हूं, मेरे पास वो जल जंगल जमीन है जो विश्व में किसी के पास नहीं है। लेकिन इन नेताओं ने, लुटेरे नेताओं ने हमारे तमाम माफियों से मिलकर अपनी संपत्ति अर्जित कर बेशुमार दौलत के मालिक बन गए और चुनावी मैदान में हम इनके आगे बौने पड़ गए। मैडम, बौने कैसे लड़ेंगे हम इनको जब ये 10-10 करोड़ और 50-50 करोड़ रुपए खर्च करते हुए चुनाव मैदान में आते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से और ऐसे ऐसे मतलब जैसे जादूगर आता है, भाई और बहनों मैं तुम्हें पानी दूंगा, जवानी दूंगा और उसके बाद गायब। मतलब ये चीज, और आज हम मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं रहा। आज जो युवा पहाड़ में है वो पहाड़ में बैठा हुआ है क्योंकि इन सड़कों पे जो चौड़ी चल्ली सड़कें इन्होंने बनाई है
उसमें ठीक है। वो चल नहीं सकता, क्योंकि किराया 4 गुना से 5 गुना हो चुका है। हर नहीं जगह साहब। जगह उन धन्ना सेठों के ठीक है। बैरियर लग गए हैं, ठीक है। जहां हमें एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए नहीं, हमारी बिल्कुल जेब आप में बिल्कुल नहीं है। ठीक कह रहे हैं कि चुनावी बजट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया है और चुनावी पैटर्न बदल गया है, चुनावी प्रचार का पैटर्न बदल गया है। मैं आपकी बात से इससे सहमत हूं, लेकिन यूकेडी देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल आपकी पार्टी का नाम ही अलग है। और मैं ये भी कहूंगी कि देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से एफर्ट्स लगातार डाले जाते हैं। और एक तो आपकी दल की बात हो गई, मैं अगर जनता के लिहाज से, आप एक नागरिक होने के नाते जवाब दीजिएगा कि आखिर जनता क्यों सच नहीं समझती? अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ धोखा है, ये इनकी जो वादे होते हैं, जो इनकी योजनाएं होती हैं, ये सच नहीं होती, लोगों तक लाभ नहीं पहुंचाती हैं, तो जनता क्यों? क्या आप जनता पर एक सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हम लोग मैडम डिवाइडेड हो चुके हैं। जो लोग इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अलग अलग मोर्चों से लड़ रहे हैं। अगर यहीं पे देखिए कि जो इंटेलिजेंसिया आम आदमी पार्टी की, हमारी उमा सिसोदिया को मैंने खुद देखा कि किस तरह, मैं बहुत मूवमेंट में इनके साथ गया। मैं किसानों के मूवमेंट में इनके साथ, वहां दिल्ली की बॉर्डर में इनके साथ गया था। इन्होंने उनके विचार से भी मुझे अवगत कराया कि भाई केजरीवाल जी क्या चाहते हैं, और वो यहाँ पे आके अपनी पार्टी की पैरवी कर रही हैं। हमारे राजेंद्र पंत जी एक ऐसे युवा हैं जिनका अपना विजन है, जो अपने विजन के तहत चल रहे। अभी हमारे शीशपाल मिश्र जी हैं, ये भी क्षेत्रीय राजनीति से उभरे हुए नेता हैं, और आज वो विवश हो गए कि वो कांग्रेस में जाकर वहां उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो हम लोगों का ऐसा, क्योंकि कोई भी दल धन के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, आपसे एक सवाल आ रहा है, लेकिन मैं वापस से जब लौटूंगी आपके पास तब पूछूंगी। अभी और मेहमान है, राजेंद्र पंत जी भी हैं, उनको जोड़ लेते हैं चर्चा में। आपकी बात से मेरे मन में एक सवाल है। राजेंद्र पंत जी, बहुत स्वागत, आपका प्रदेश अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। राजेंद्र जी, सभी दलों का स्टैंड तो काफी हद तक क्लियर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कर लें तो ये अब इंडिया गठबंधन बन चुका है, लेकिन अभी यूकेडी की आपने राय सुन ली, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहने वाला है? क्योंकि सभी विपक्षी तो एक हो गए, क्या इनमें राजेंद्र पंत जी की भी पार्टी जो है वो जुड़ रही है, या फिर अब अलग से लड़ रहे हैं? और अगर लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर आप? जी गरिमा जी, आपको एवं आपके सभी वरिष्ठ बैठे हुए पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूं। गरिमा जी, मैंने आपको कल परसों भी मैं आपके चैनल में बैठा था, मैंने ये बात स्पष्ट की थी कि हम विपक्ष के साथ हम इसलिए नहीं आ सकते कि अभी देखिए, हम मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। पहले दिन हमारे साथ में कांग्रेस की नेत्री आए, कांग्रेस के विधायक आए, पूर्व विधायक आए, बड़ा अच्छा लगा हमें। हमने लगा कि क्या पता हो सकता है, कांग्रेस लगातार मित्र विपक्ष की भूमिका निभाती आई है और इस बार हो सकता है कि कठिनाई से वो विपक्ष में बैठ जाए। लेकिन दूसरे दिन ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बड़ा संदेश आ गया कि हम तो मूल निवास और भू कानून के पक्ष में नहीं। तो ये कहीं न कहीं हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम प्रदेश के लोगों के साथ में छलावा नहीं करेंगे। और दूसरी बात रहेगी गरिमा जी, हम इलेक्शन लड़ते नहीं लड़ते, हम कुछ भी करते, हम भारतीय जनता पार्टी से कुछ चीजों में निराश हैं। और रविंदर जी एक परिपक्व राजनीतिक के आदमी हैं और वो धैर्य से सुनते भी हैं, हम बहुत नजदीकी से उनको जानते भी। गरिमा जी, यहाँ जो हुआ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूरा प्रदेश बहुत प्यार करता है। इवन मैं, मेरे घर में मेरी माँ जी और मेरी दादी लोग, जो बुजुर्ग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं पुराने, वो कहते हैं मोदी आए हैं मोदी, उन्हें मोदी भी नहीं बोलना आता है। तो उनका इतना सम्मान है हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में खास तौर पर। मैं आपको दिल की एक बात बताऊं, लेकिन जो हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच रुकी, जो बेरोजगार छात्रों पे लाठीचार्ज करवाई गई, जो हमारे सांसदों की 10-10 करोड़ की बकाया राशि बची है, जो अभी निधि इस्तेमाल नहीं कर पाए, पहाड़ों में विकास नहीं हुआ है। आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो मेरे पहाड़ में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, पलायन पूरा बराबर है, और रोजगार का अभी तक कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिखता, कहीं दूर दूर तक रोजगार का अवसर नहीं है। मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, आप अगर इस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं तो आप धारचूला झूलाघाट नेपाल बॉर्डर से, आप चाइना बॉर्डर से मुंशियारी की तरफ से, आप ट्यूणी में जाकर के, आप माड़ा गांव में जाकर के देखेंगे तो वहां आपको कुछ नहीं दिखता है। स्मार्ट सिटी देहरादून में बनी, वो भी पूरी नहीं बनी, वो क्या नहीं हुआ क्या हुआ वो आपको सब पता है, आप लोग देखते रहते हैं लगातार। क्या देहरादून ही हमारा विकास का स्थल रह गया? अब देहरादून में अभी तक आप ये लगाइए कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में एक उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां हमें स्थायी राजधानी तक नहीं है हमारे पास। हमें, हमारे बच्चों को हम क्या बताएं कि स्थायी राजधानी, हमारी राजधानी कहाँ है?
बड़ा गर्व होता है। जब हम 1-2 में पढ़ते थे, मुझे याद है हमसे राजधानियां पूछी जाती थी, किस देश की, किस प्रदेश की कौन सी राजधानी। हमारे पास आज तक एक राजधानी नहीं दे पाई। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, यहाँ का युवा जागरूक हो चुका है। जो युवा 23 वर्ष पीछे या 20 साल पहले 20 वर्ष छोटा था, आज वो 23 वर्ष बड़ा हो गया है, 24 वर्ष बड़ा हो गया है, उसको अपनी बेरोजगारी समझ में आ रही है। तो उसके साथ जो ये छलावा हुआ है, इसके लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इसको पूरा कर दिया जो उनके वादे हैं, तो हमें फिर ये भी लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी भी, सत्ता में राज करेगी। क्योंकि आज तक जो आज तक वालों ने बिल्कुल नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो मोदी जी ने कुछ तो यहाँ पे योजनाएं चलाई, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो कुछ और भी चीजें हैं, तो ठीक है, वो चलाई हैं, तो जनता ने उनको सपोर्ट भी किया है, उनको आशीर्वाद भी दिया है, और उनको आशीर्वाद दिया तो आज सत्ता में बैठे हैं। लेकिन जो हमारे साथ दुख है, इस दुख के बारे में भारतीय जनता पार्टी को हकीकत में बड़ा झटका लगेगा। इसमें हम अपनी पार्टी की तरफ से बता देते हैं कि हम सारे चुनाव को इंडिविजुअल लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट होंगे, चाहे वो, मैं आपको फिर एक बार आश्वस्त कर देता हूँ, चाहे वो अंकिता भंडारी के केस लड़ने वाले लोगों में से लड़े, चाहे वो बेरोजगार संघ के लड़ाई लड़ने वाले लोग लड़े, हमें नहीं लड़ना है। हम तो अपने प्रदेश के युवाओं से बोलेंगे कि आप न्याय की लड़ाई लड़िए, आप आइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज को पहुंचाने का अधिकार सबको है। तो सत्ताएं ये चीज समझें तो ये प्रदेश बच सकता है। बाकी मैं अभी थपलियाल जी का बड़ा दुख भरा संदेश है उनका, मैं मानता हूं उनको बहुत, मैं पैर छूता हूं जहां मिलते, हमारे बहुत सीनियर आदमी हूँ, लेकिन ये प्रदेश का दुख है मैडम, ये एक बाप का दुख है। जो थपलियाल जी के मुंह से आप शब्द सुन रहे थे, वो एक बाप का दुख था जो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए इस प्रदेश से, उन्हें कभी राजनीति नहीं करनी, उनको विधायक नहीं बनना है, लेकिन इस प्रदेश को समझने की जरूरत है। अगर ऐसे कोई समझता है तो ये प्रदेश बचेगा, नहीं तो फिर अभी सिसोदिया दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, आप कौन से पलायन की बात कर रहे हो, पहाड़ खाली हो गए हैं। ठीक है, अभी जवाब लेंगे, अभी जवाब लेते हैं रविंद्र जी के साथ में, लेकिन उससे पहले आपने एक अहम बात कही थी कांग्रेस को लेकर कि भू कानून के बाद जो करण माहरा की ओर से पत्र आया वो क्या कुछ है। शेषपाल जी, आप तो कहते हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए गरिमा जी, जो ये मूल निवास को लेकर के कल एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में समाचार छपा, हमने कल ही उसका खंडन कर दिया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। केवल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सर राजेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं क्या? वो राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर थी। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में जिस तरीके से सबूतों को मिटाने का काम किया गया, भाई आज तक जो है विधायक पर, एसडीएम पर, मुख्यमंत्री और जो यहाँ पर वर्तमान डीजीपी बैठे हुए, उनके ट्वीट हमने वहां पर जारी किए, उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और एनसीआरबी का जो महिला अपराधों का डाटा आया है 22-23 का, वो हम जारी कर रहे थे। एक पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि जो है मूल निवास के मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई सख्त भू कानून के हम पक्षधर हैं, हिमाचल से भी सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए और मूल निवास के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की जरूरत है, सर्वसम्मति की जरूरत है, और इसके लिए हम बहुत शीघ्र अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुला रहे हैं। कहीं भी ये नहीं कहा कि हम मूल निवास जो है 1950 के जो है समर्थक नहीं है, इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना। सर्वसम्मति आप बनाएंगे। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जनपद जो मैदानी क्षेत्र है, वहां भी लोग जो है कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उनके बीच एक गलत संदेश न जाए, तो इसके लिए मिल बैठ के तो बात करनी पड़ेगी। समाचार पत्र ने जो है अपनी तरफ से समाचार छाप दिया कि जो है हम उसके समर्थन में नहीं, हमने उसका खंडन कर दिया। अब जो है कुछ लोग उसका जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर्वानुमति बनाना जो बहुत जरूरी हो जाता है। चुनी हुई विधानसभा है और सरकार से करें, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को तत्काल जो है सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। जो आंदोलन कर रहे हैं उन संगठनों को भी आमंत्रित करना चाहिए। आंदोलनकारी संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, भाई क्या उनकी मांग है? अगर सरकार सर्वानुमति बनाती है तो इसमें बुराई क्या है? यही बात हमने कही। तो इसको जो है भाजपा गलत तरीके से जो प्रचारित और प्रसारित कर रही है, उस समाचार पत्र ने कल सर अभी राजेंद्र पंत जी ने कहा भाजपा पर आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ राजेंद्र पंत जी ने कहा है, पंत जी की ओर से कहा गया, भावना के साथ हैं, लेकिन हम सर्वानुमति चाहते हैं, हम व्यापक विचार विमर्श चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, खुद ही उस चीज को ये भी कह देना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। उमा जी के पास एक बार फिर से जाते हैं। उमा जी देखिए, अभी हुआ ना कि अच्छा नहीं, मैं थपलियाल साहब के पास जाऊंगी, मैं उमा जी इसके बाद आपके पास आऊंगी। एक सवाल का जवाब मुझे उनसे चाहिए। अभी राजेंद्र पंत जी से भी मैंने यही सवाल किया थपलियाल साहब कि उनका स्टैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन में, आप जानते हैं उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत लड़ाई लड़ी है। ये सिर्फ एक दल नहीं है, उत्तराखंड के लिए काम करने वाले लोगों का एक संगठन है जो असल में उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को लेकर लंबे वक्त से काम करते आए हैं। ये कहना
कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। लेकिन थपलियाल साहब, इस बार के चुनाव में आपका क्या स्टैंड है? किस ओर या किसको समर्थन, अगर मैं सीधे तौर पर बोलूं तो किसकी ओर ज्यादा वो दिख रहा है? क्योंकि फिलहाल आपने इस बात को स्वीकार लिया है कि देखिए अभी आप उस जगह पर लड़ाई नहीं लड़ रहे। जो मुख्य लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में लोकसभा में हो रही है के चुनाव में। तो यूकेडी का क्या रहने वाला है इस बार? देखिए मैडम, राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर राजनीति देखी होगी आपने, हाँ। तो तमाम वो लोग जो एक दूसरे के दुश्मन होते थे वे एकजुट होकर इसलिए आए हैं कि ऐसी राजनीति को, जो राजनीति तमाम जो हमारे संस्थानों को औने पौने में बेचते हुए पूरे देश को खोखला सा करती जा रही है और एक व्यक्ति को हैंडओवर कर रही है, उसी तर्ज में जिस तरह से हमारी 6 रोप वे जो मेन जगह थी, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो एक व्यक्ति को दे दी गई है। और जो अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ उसमें हमने देखा कि हमारे भीतरी लोगों का बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। केवल बाहर के लोग ही उनको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए और जिस तरह से हो रहा है वो मैं जानता हूं, पर डिबेट उस चीज की नहीं है। लेकिन बद्रीनाथ ने हमें एक बहुत बड़ा मौका 24 तारीख को दिया है। स्वाभिमान रैली जो हुई है, उस रैली के माध्यम को अगर हमने उसके रथ में हम तमाम लोग मिल बैठकर सर्वदलीय और इस पे अटैक करें तो भाजपा का कहीं पता नहीं लगेगा, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी रही है, भले कहती है कि मैंने तुम्हें राज्य दिया है, भले कहती है कि तुमको मैंने सड़कें दी हैं, भले कहती है कि तुम्हारी लेकिन जो हमारी पहचान को धरती के नीचे गाड़ने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है। और जिस दिन हमने उत्तराखंड की जनता को यह समझा दिया कि किस तरह से तुम्हारे साथ रामपुर तिराहे में षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से तुम्हारे को जो तुमने मांगा था राज्य, उसको इतर तुम्हारे को ऐसे राज्य दे दिया गया अपनी सत्ता बचाने के लिए यूपी में, या जिस दिन हमने बता दिया कि किस तरह से हमारी संपत्तियों को इन्होंने यूपी के हवाले करके और हमें नंगा भूखा राज्य दे दिया है, उस दिन इस राज्य की जनता निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी। लेकिन प्रोवाइडेड हम इस जो जनता की समय भावना है, इस भावना के तहत उस पहचान की लड़ाई का नेतृत्व करने में एकजुट हूं, एकजुट। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि यहाँ पे मूल निवास हो, सचमुच यहाँ पे सच्चाई से भू कानून चाहते हैं, तो हमें एकजुट, हमारे नंद सिंह नेगी ने ठीक है बाहर के गर्भ से हमें संदेश दिया, जब उन्होंने देखा कि भेड़ बकरी की तरह हम जा रहे हैं बिना नेता के, तो उन्होंने बोला हे पहाड़ियों एकजुट और एकजुट हो जाओ, तब तुम्हारा पहचान की लड़ाई तुम जीत पाओगे और तब तुम्हारा जो भूख कानून है, तुम्हारे संसाधन है, तुम्हारे हाथों में आएंगे। नहीं तो लुट गया उत्तराखंड, भगवान बद्रीनाथ भी हमारे संसाधनों को नहीं बचा सकता। जिस तरह से इस समय रणनीति चल रही है, मैं खुद देख रहा हूं उस रणनीति का, मैं साक्षी हूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सिसोदिया जी के पास में हम जाएंगे। उमा जी देखिए, एकता कह रहे हैं, जैसा कि अगर मैं सार निकालूं तो उनका यही कहने का मतलब है कि सब एकजुट तो हुए, लेकिन अब मुद्दों को लेकर एकता में भी एकता दिखाई दे, और वो शायद उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप राजनीतिक विरोधी रहे हैं अलग अलग मंचों पर, लेकिन अब किस लिहाज से आपने गठबंधन किया वो सभी जानते हैं, कई चीजों पर समझौते भी हुए हैं। लेकिन उमा जी, लग रहा है कि आपका ये गठबंधन टक्कर दे पाएगा क्या? इंडिया फिलहाल एनडीए के मुकाबले खड़ा हो पाएगा? देखिए, ये भविष्य का प्रश्न है जो आपने मुझसे पूछा है। हाँ। देखिए, जनता जो है, कितनी बार, बहुत बार हमने खुद देखा, बड़े अनएक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट जो है वो सामने आते हैं। हम कुछ नहीं कह सकते कि जनता के मन में क्या चल रहा है। कई बार हजारों लाखों की भीड़ सामने बैठी होती है और वोट मिलता है वहां से 500-700, मतलब हमें मालूम ही नहीं कि भाई, मतलब बड़े से बड़े एनालिसिस्ट भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो देखिए, गठबंधन बना है, हम लोग बीजेपी के सामने हैं और हम लोग उनके साथ संघर्ष करने की तैयारी में इस समय पूरा देश एक साथ है, तो इसको चलने दीजिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं तो कहती हूँ कि इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं कि हम लोग देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा रहे, हिंदुस्तान में लोकतंत्र आबाद रहे। एक पार्टी है, उसके अगेंस्ट सब लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, कभी वो जीतेंगे कभी ये जीतेंगे। देश जीतना चाहिए, जनता जीतनी चाहिए, जनता के लिए काम होने चाहिए, और एक मजबूत विपक्ष का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इस समय लगातार हम देख रहे थे पिछले कुछ सालों से कि विपक्षहीनता की, शून्यता की स्थिति लगभग हिंदुस्तान में हो गई थी। आज अगर विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा है तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। ठीक है, अनम्यूट कीजिए उमा जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट कीजिए आप। उमा जी, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
उमा जी को आवाज नहीं मिल रही है क्या हमारी? उमा जी, आप सुन पा रही हैं? एक साथ काम कर रहा है। आज जनता के सामने एक ऑप्शन दिया है हमने कि भाई इंडिया वर्सेस एनडीए। आज जनता की अदालत में हम सब लोग जाएंगे। जनता हमें सम्मान देगी, कितना जनता हमें प्रेम देगी, वो जनता के ऊपर है। जो कोई भी जीते, देश जीतना चाहिए, लोकतंत्र जीतना चाहिए, हिटलर शाही नहीं चलेगी। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए हिटलर ने जब अपने आप को प्रेजेंट किया था जर्मनी में, उस समय पूरा जर्मनी बड़ा खुश था। मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है हिटलर की, एक सीरीज भी आती थी डिस्कवरी चैनल में, वो भी मैंने पूरा देखा। उसके बाद जब वो हिटलर के दिमाग पे जब हिटलरवाद चढ़ गया, तो उसके बाद जर्मनी का क्या हश्र हुआ, पूरे विश्व को उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डाल दिया हिटलर ने। उस मानसिकता से हमें प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर नेता से प्रॉब्लम नहीं है। वो जो मानसिकता होती है उससे प्रॉब्लम है कि लोकतंत्र में कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक दल इतना मजबूत ना हो जाए कि वो जनता का दमन करने लगे। इस मानसिकता के विरोध में आज पूरे जो विपक्ष है वो आज एकजुट है और जनता के दरबार में जाएंगे। जनता जिसको प्रेम देगी, बिल्कुल ठीक है, संघर्ष है, लंबा संघर्ष है, चलते रहने दीजिए। बिल्कुल, चलिए स्वीकार किया आपने कि संघर्ष है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर नंबर के लिहाज से देखें तो भी संघर्ष बहुत बड़ा है इंडिया गठबंधन के सामने। भले ही आप सब एक हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा के लिहाज से अगर देखें तो क्या ये गठबंधन टक्कर दे पाएगा, इस सवाल अभी भी भविष्य के गर्त में ही है। खैर, हमारे साथ में रविंद्र जी है, रविंद्र जी के पास जाएंगे। रविंद्र जी, युवाओं को जोड़ने की कवायद, बीजेपी की प्लानिंग और प्लॉटिंग भी कह लें अगर तो बहुत शानदार रहती है। आप जब धरातल पर जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, पूरी तैयारी होती है। चुनावी कैंपेन सबसे शानदार है, शायद यही वजह है कि आप अपनी बात पहुंचा पाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाते हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। थपलियाल साहब भी देखिए सर हिला रहे हैं, यानी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कैंपेन, और इसी बात को लेकर आप भावुक भी हो गए थे। मैं आपकी बात को सुन रही थी कि लग रहा था भाई हजारों करोड़ का बजट होता है, इतना बड़ा चंदा होता है, लेकिन ये तो खैर विपक्षी भी कर रहे हैं। बड़े दल जो हैं, अगर यूकेडी की मैं बात ना करूं, बड़े दलों का भी उसमें ऐसा नहीं है कि उस गंगा में हाथ नहीं धोए हैं, सबने धोए हैं। लेकिन रविंद्र जी, युवाओं को जोड़ रहे हैं आप, हर बूथ से नए युवाओं को जोड़ने के लिए अपने अपने अहम लोगों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आपको लग रहा है कि नया वाला युवा साथ आएगा? ये इंडिया गठबंधन मुश्किलें खड़ी करेगा कुछ, या फिर आपको कोई खतरा, कोई डर नजर नहीं आता? देखिए, मैं सिर्फ दो शब्दों कह के इंडी गठबंधन की बात खत्म कर दूंगा। ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये तमाम वो घोटालेबाज लोग हैं। अच्छा, मुझे लगा आप घमंडिया कहेंगे। से बचने के लिए, देखिए मेरी बात खत्म हुई इंडी गठबंधन को लेके। ठीक है। दूसरी बात गरिमा जी, देखिए यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, अब बार बार एक चीज को कह रहे हैं कि सब अपनी बात तो रखते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। लेकिन आप इसके पीछे देखेंगे, अभी हम 5 जने बैठे हैं पैनलिस्ट में। कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, राजेंद्र पंत जी भी है, बीसी थपलियाल जी। मैं मतलब मेरे को छोड़ दीजिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं एक आम नागरिक के नाते जितना मैंने राजनीति को देखा उतना मैं समझते, राजेंद्र पंत जी जैसी पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको। इनके बात करने का तरीका देखा है आपने, लहजा, देखिए अपनी बात को कहने का तरीका लोगों के समझ आए। मेरे को तो समझ आया इनकी बात कहने का तरीका। ठीक है, वो हमारे काम को, कुछ चीजों को डिनाई जरूर कर रहे हैं, वो उनका पक्ष हो सकता है, लेकिन उसे रखने का तरीका जब आप रखते हैं, लोगों को समझ आता है और लोग डिलीवर करते हैं आपके वोट के रूप में और आपको जिताने के रूप में। हाँ, अब इसके बाद किसके तरीके पर आएंगे आप? अब मैं देखिए, यूकेडी के बीसी थपलियाल जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मैं इतना सम्मान करता हूँ, उम्र में भी बड़े हैं और वैसे भी नॉलेज रखते हैं। लेकिन मेरे को एक इनसे शब्द से आपत्ति है जो उन्होंने कहा भूखा नंगा प्रदेश। देखिए प्लीज ऐसा ना कहें, ये बहुत खजाने से भरपूर हमारा प्रदेश है, सांस्कृतिक खजाने से भरपूर है, देवनगरी के अध्यात्म से भरपूर है, यहाँ के शौर्य के खजाने से भरपूर है। मुझे मेरे प्रदेश को भूखा नंगा कह के इसे अपमानित, पीसी थपलियाल जी बड़े सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ, शब्दों को कुछ और भी कह सकते हैं आप थोड़ा सा भावना में। वैसे एक बात यहाँ पर मैं भी कहना चाहूंगी, एक बात यहाँ पर रविंद्र जी मैं भी कहना चाहूंगी कि थपलियाल साहब हमारे साथ अक्सर बैठते हैं डिबेट में, और देखिए उनके शब्दों से ज्यादा मैं उनके भाव समझ पाती हूँ। मुझे लगता है आप भी जब उनका जवाब सुन रहे होंगे तो आप उसको समझना थोड़ा, मैं सहमत हूँ। शब्द बहुत पकड़ते हैं, भाव नहीं, यहाँ पर हो सकता है उन्होंने भी एक व्यक्तिगत तौर पर, वो नागरिक होने के नाते भी ये कह सकते हैं कि उनके प्रदेश को कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करे, लेकिन थपलियाल साहब के भाव समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है।
गरिमा जी हाँ, इनका सोशल क्योंकि वो मीडिया राजनीति में कोई करियर नहीं तलाश रहे, वो यहाँ पर भले ही यूकेडी की ओर से बैठते हैं, लेकिन मैं शायद ये बात व्यक्तिगत तौर पर भी कह सकती हूँ कि वो प्रदेश के लिहाज से ज्यादा बात करते हैं, वो प्रदेश के नागरिक होने के लिहाज से ज्यादा बातें कहते हैं। मैंने गरिमा जी देखिए पहले शुरू में ही शब्दों में एक बात कह दी थी कि हमें हाँ। जनता वोट क्यों देती है, हम हाँ। कनेक्टिंग क्यों होते हैं अपने वर्डों की वजह से। मैंने राजेंद्र जी की तारीफ करी। बिल्कुल सही बात है, कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, अब लोकसभा के चुनाव में क्या नतीजे आते हैं वो तो आप सबकी परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल इंतजार लोकसभा चुनाव का है, जब ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन एनडीए को कितनी टक्कर दे पाता है और उत्तराखंड में किस हद तक बीजेपी कामयाब हो पाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी चर्चा को हम यहीं पर रोक रहे हैं और बीजेपी किस हद तक जनता से कनेक्ट कर पाएगी, युवाओं को जोड़ने के लिए जो नई कैंपेन उसकी ओर से शुरू की गई है उसमें कितना सफल हो पाएगी, ये तो चुनावी नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।